नमस्कार। आरएस एग्जाम 2023 का 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम हुआ है उसी का मैं एनालिटिक पूरी तरह से या फिर विश्लेषणात्मक इसके आंसर की के बारे में आपको मैं बता रहा हूं और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बिना देरी किए हुए आप जल्दी से जल्दी अपनी मेंस की तैयारी के अंतर्गत लग जाएं। आपने जो जिस तरह से किया है हमें किसी और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल हम इस चीज को आराम से क्लियर कर रहे हैं, देन इस समय को खराब ना करें और हम इस तैयारी के अंतर्गत आगे की तैयारी के अंतर्गत लग जाए। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन जो मेन यहाँ पर क्वेश्चन है उसके बारे में पूरी तरह से कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक औषधि कौन सी है। तो नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक औषधि सिंपल सा यहाँ पर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो हम यहाँ पर अफीम उत्पादन करने के अंतर्गत हम सामान्यतः मानते हैं। तो इस तरह से नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक जो औषधि है इस औषधि के अंतर्गत आंसर अगर आपका यहाँ पर देखा है तो आंसर आएगा इसके अंतर्गत मॉर्फिन, अर्थात ये मॉर्फिन औषधि ये इसके अंतर्गत आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नार्कोटिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो अफीम जिसको हम बोलते हैं तो मॉर्फिन यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर अगर देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषध है, तो यहाँ पर आंसर हो गया इसका मॉर्फिन। जो क्वेश्चन पेपर में अगर पैटर्न अलग अलग है तो हो सकता है यहाँ पर आपका कोई भी पैटर्न के अंतर्गत यहाँ पर, बट इसमें आंसर में आपको सीधा सा बता रहा हूं इसका आंसर है मॉर्फिन। दूसरा क्वेश्चन है निकटदर्शी दोष मायोपिया। निकटदर्शी दोष जैसा नाम है निकटदर्शी दोष, परंतु नाम यहाँ पर जिस प्रकार का होता है उसका उल्टा यहाँ पर सेंस होता है निकटदर्शी दोष। इसका मतलब निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। अब निकट की वस्तुएं साफ क्यों दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ क्यों नहीं दिखाई देती है, तो सामान्यतः हमने यहाँ पर आप लोगों ने भी पढ़ा है कि हमारे आंख के अंतर्गत जो लेंस होता है इस लेंस पर ये प्रकाश किरणें आकर गिरती है, ये हमारा रेटिना पार्ट। अगर ये किरणें रेटिना पर आकर के मिल जाती है तो रेटिना पर आकर मिल गई, इस मींस यहाँ पर आपकी इमेज रेटिना के ऊपर बन रही है और रेटिना पर अगर इमेज बनती है तो वस्तु हमें साफ दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है निकटदर्शी दोष। निकटदर्शी दोष का मतलब है ऐसा दोष जो पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही। अब दूर की वस्तुएं साफ क्यों नहीं दिखाई दे रही है, तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देने के पीछे रीजन है कि दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब ये रेटिना से पहले अर्थात बिफोर रेटिना ये यहाँ पर बन जाता है, अर्थात रेटिना से पहले ही यह प्रतिबिंब बन रहा है और रेटिना से पहले बनने के कारण ही दूर की वस्तुएं इसमें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसी स्थिति में अब इस दोष को दूर करने के लिए हमें इन किरणों को फैलाने का काम करना पड़ेगा या सिकोड़ने का काम। तो यहाँ पर आपने लेंस अगर पढ़ा है उत्तल और अवतल लेंस होते हैं, तो ये उत्तल लेंस और यह है अवतल लेंस। जब यहाँ पर प्रकाश किरणें इनके ऊपर गिरती है, अगर यहाँ पर हम उत्तल लेंस की बात करेंगे इनके ऊपर प्रकाश किरणें गिरती है तो प्रकाश किरणों को यह सिकोड़ने का काम करती है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश किरणों को और सिकोड़ करके सेंट्रलाइज करती है, एक जगह पर केंद्रित करती। जबकि अवतल लेंस यहाँ पर प्रकाश किरणें जब इनके ऊपर गिरती तो इनको ये फैलाने का कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में हमें यहां से इस प्रतिबिंब को यहां से यहां तक ले जाना है, तो किरणों को सिकोड़ना है या फैलाना है। तो अगर हमें यहाँ पर इस प्रतिबिंब को इमेज को यहाँ रेटिना पर ले जाना है तो डेफिनेटली इसको हमें फैलाना पड़ेगा और फैलाने के लिए हमें कौन से लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पर अर्थात अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो गया पहला निकटदर्शी दोष के अंतर्गत अर्थात कौन से लेंस का उपयोग उसके निवारण के लिए करते हैं, तो अवतल लेंस। अवतल मींस कॉनकेव लेंस। तो इस स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर निकटदर्शी दोष के लिए तो आंसर हो गया अवतल लेंस। अब इसका जस्ट अपोजिट निकटदर्शी दोष के यहाँ पर अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पर दूरदर्शी दोष। दूरदर्शी दोष से हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसमें जस्ट इसका अपोजिट चलता है, यहाँ पर प्रतिबिंब वो यहाँ न बन करके वो प्रतिबिंब यहाँ इससे भी रेटिना के बाद में अर्थात रेटिना से आगे जाकर के बनता है। ये रेटिना से यहाँ आगे जाके बनता है, तो इसको यहाँ पर बनाने के लिए इन प्रकाश किरणों को सिकोड़ना पड़ेगा और प्रकाश किरणों को सिकोड़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें क्वेश्चन है निकटदर्शी दोष एवं दूरदर्शी दोष
कि ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पहले अवतल लेंस और उसके बाद में उत्तल लेंस। बिफोर यहां पर आएगा कॉनकेव लेंस एंड उसके बाद आएगा आंसर में कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जिसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है अवतल एवं उत्तल लेंस। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगला कि कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास करती है, तो राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर एक योजना चलाई गई जो पहले केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर संचालित की गई, जिसका नाम था यहाँ पर 2010-11 के अंतर्गत ये योजना चलाई गई, जिसका नाम रखा गया था जन भागीदारी विकास योजना। 2010-11 के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जन भागीदारी विकास योजना। जन भागीदारी विकास योजना को 2014-15 के अंतर्गत नाम परिवर्तित करके इसका नया नाम रख दिया गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना के नाम से इसका नया नामकरण किया गया। परंतु वर्तमान में महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के अंतर्गत वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा इसी गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम परिवर्तित करके 6 फरवरी 2020 को महात्मा गांधी के जन्म जयंती अवसर के ऊपर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के नाम से इसका नया नाम कर दिया गया। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर उद्देश्य रखा गया कि विकास, रोजगार सृजन करना, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर निम्नलिखित से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड फिजिकली टिकाऊ क्षेत्र, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ पर रखने का उद्देश्य रखा गया, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। अगली हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो यहाँ पर इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य है मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। जिस योजना का अर्थात ये योजना की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2021-22 के अंतर्गत की गई और इसे राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा 2021 को इसे लागू कर दिया गया। इस प्रकार से ये योजना अर्थात राजस्थान की ही मुख्य योजना है, जिसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया है कि 11 से 45 साल तक की उम्र की महिलाओं को प्रति महीने 12 यहाँ पर सेफ्टी नैपकिन यानी सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाएगा। और इस तरह से इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वच्छता के जागरूकता प्रदान करने के लिए यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ध्यान रखिए महिला इंदिरा या शक्ति उड़ान योजना के नाम से राजस्थान के अंतर्गत संचालित की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला आते हम अगला क्वेश्चन श्री हरिकोटा से अप्रैल 23 अर्थात 22 अप्रैल 2023 को टेलियोस सेकेंड तथा ल्यूमनाइट 4 को प्रोमिचित करने वाला लॉन्चर का नाम क्या था। अर्थात यहाँ पर आपको बताना है कि किस सैटेलाइट व्हीकल के द्वारा इस दो यहाँ पर मुख्य रूप से जो उपग्रह बताए गए ये उपग्रहों को प्रक्षेपित या लॉन्च किया गया। तो यहाँ मैं बता दूं कि इसके लिए मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ का भारत का प्रमुख यहाँ पर लॉन्चर व्हीकल है पीएसएल की यहाँ पर 55 यहाँ पर इसकी जो उड़ान है अर्थात PSLV C55 का इसके अंतर्गत उपयोग किया गया और 22 अप्रैल 2023 को इसे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से इसे प्रक्षेपित किया गया। और ये दोनों उपग्रह सिंगापुर के हैं और सिंगापुर के इन दोनों उपग्रहों को एक व्यावसायिक रूप में भारत के द्वारा इन्हें अर्थात इनकी कक्षा के अंतर्गत अंतरिक्ष में इसकी कक्षा के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ के बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया तो घटा गया हो। देखिए रेंज यहाँ पर 3 रेंज होती है जिसके अंतर्गत 2 बीमाओं को तो यथावत रखा जाता है और एक बीमा को यहाँ पर और कम किया जाता है। नैनो रेंज तक उसको अगर किया जाता है तो नैनो रेंज तक अगर उसको यहाँ पर बीमा को घटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक नई यहाँ पर हमें संरचना मिलती है और उस नई संरचना का नाम है क्वांटम वेल। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थात किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया जबकि 2 विमाओं को यथावत रखा जाता है तो नई संरचना जो प्राप्त हो रही है उस नई संरचना का नाम है क्वांटम वेल। तो इस तरह का इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वांटम वेल।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, अर्थात वीडियो फाइल जिसके माध्यम से हम वीडियो नहीं देख सकते हैं वो कौन सा प्रारूप इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर MP4 वीडियो फाइल प्रारूप है, AVI डेफिनेटली वीडियो फाइल प्रारूप है, MOV ये भी वीडियो फाइल अर्थात इसके लिए है, परंतु MP3 केवल ऑडियो के लिए काम आता है, ये MP3 ऑडियो ही आता है, MP3 कभी वीडियो नहीं आता है। इस प्रकार के यहाँ पर वीडियो फाइल अगर इनकी बात करें तो वीडियो फाइल प्रारूप के अंतर्गत नहीं है तो यहाँ पर MP3 नहीं है। आप इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो फाइल प्रारूप के अंतर्गत देखें तो MP4 है, MOV है, WMV है, AVI है, AVCHDB है, FLVB है, FUVB है, MKVB है, WEBMB, HTMLS, ये बहुत सारे फॉर्म्स जो कि यहाँ पर ये वीडियो फॉर्मिंग के अंतर्गत अर्थात वीडियो देखने के अंतर्गत ये काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाई को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई की तरफ चले। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत पेपर आपने देखा है, पेपर के अंतर्गत सबसे पहली चीज यहाँ पर आएगी तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आएगा BIT यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ पर 8 बिट मिलकर के एक बाइट का निर्माण करते हैं, BYTE। तो बिट के बाद में आएगा बाइट के बाद में यहाँ पर 1024 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले सबसे छोटी इकाई बिट के बाद में बाइट के बाद में आएगी किलोबाइट। अब 1024 किलोबाइट मिलकर के 1024 किलोबाइट मिलकर के यहाँ पर एक नया यहाँ पर इकाई बनाती है जिसको बोलते हैं मेगाबाइट। तो 1024 या किलोबाइट मिलकर के नया यहाँ पर, तो इसके बाद में किलोबाइट के बाद में आएगा मेगाबाइट के बाद में आएगा यहाँ पर 1024 मेगाबाइट मिलकर के 1 गीगाबाइट का निर्माण करते हैं। उसके बाद में गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट मिलकर के 1 टेराबाइट का निर्माण किया जाता है। इस तरह से इसका क्वेश्चन का अगर आंसर हम देखें तो आंसर यहाँ पर एक जिसके अंतर्गत सबसे पहले बिट के बाद में बाइट के बाद के अंतर्गत किलोबाइट के बाद में आएगा तो मेगाबाइट के बाद में आएगा तो गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद में आएगा टेराबाइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी आपकी क्वेश्चन के अंतर्गत ऑप्शन हो इसी क्रम के अंतर्गत यहाँ पर इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन 23 अगस्त 2023 को LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से ASTRA मींस अस्त्र, यहाँ पर अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर है कि दृश्य सीमा से परे अर्थात दृश्य दिखाई देने वाली सीमा से पहले दूर बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यह है। और इसका निर्माण भारत के अंतर्गत DRDO के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी यहाँ पर विकास किया गया। इसकी मारक क्षमता कम से कम 500 मीटर से लेकर के 340 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता वाली यह है मिसाइल भारत की एक प्रमुख मिसाइल के रूप में जानी जा रही। तो इस तरह से यहाँ पर ये ध्यान रखिए इसका आंसर आएगा दृश्य का तो दृश्य सीमा से परे अर्थात बियॉन्ड विजुअल रेंज से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल अस्त्र मिसाइल के रूप में जानी जा रही। अगला क्वेश्चन निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है अर्थात बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। तो जीवाणु के कारण निम्न में से कौन सा रोग नहीं हो रहा है? तो जीवाणु के कारण होने वाले रोगों के अंतर्गत अगर आपको यहाँ पर बात करें देखिए प्लेग यहाँ पर किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के येर्सिना पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। दूसरा यहाँ पर बात करें डिप्थीरिया भी एक प्रकार के जीवाणु कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। फिर निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया नामक यहाँ पर जीवाणु के कारण होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर आंसर आएगा तो डेंगू एक वायरल डिजीज है, ये फ्लेविन वायरस के कारण या राइबो वायरस के कारण ये रोग होता है। तो इस कारण से यहाँ पर वायरस जनित रोग हो गया डेंगू, जबकि बाकी सारे रोग हैं वो किस प्रकार के हैं? तो वो बाकी सारे रोग जीवाणु के कारण होने वाले रोग है। तो इस तरह से आपको इसके अंतर्गत आंसर यहाँ पर अगर देंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, देन इसका आंसर आपको करना है प्लेग रोग। अब आते हैं प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया मैलिगेंट मलेरिया, यहाँ पर कौन सा? तो मलेरिया अलग अलग
24 घंटे के अंतर्गत आने वाला रोग, यहाँ पर बुखार आने वाला मलेरिया एक होता है, एक 48 घंटे के अंतर्गत, एक 72 घंटे के अंतर्गत, ये तो इनकी अलग अलग यहाँ पर अवधि है। इस तरह के अंतर्गत यहाँ प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति घातक मलेरिया के लिए अगर पूछी गई है तो डेफिनेटली यहाँ पर फैल्सिपेरम अर्थात फैल्सिपेरम यहाँ पर मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है, मेलिगेंट मलेरिया, जिसको प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया फैल्सिपेरम। अगला क्वेश्चन है एनटीयू। एनटीयू मापने की इकाई क्या है? तो पहले यहाँ पर एनटीयू का फुल फॉर्म क्या है? एनटीयू का फुल फॉर्म होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिलिटी यूनिट। नेफ्लोमेट्रिक टर्बिलिटी यूनिट अर्थात यहाँ पर टर्बिलिटी का मतलब होता है गंदगी, पानी के अंतर्गत कितनी मात्रा के अंतर्गत गंदगी पाई जा रही है, उस मात्रा गंदगी की मात्रा को मापने के लिए जो यूनिट डिसाइड की गई है उसी यूनिट को यहाँ पर कहा जाता है एनटीयू। तो पानी के अंतर्गत यहाँ पर गंदगी, निलंबित कणें, सस्पेंडेड पार्टिकल जिसके अंतर्गत यहाँ पर पाए जाते हैं, तो सस्पेंडेड पार्टिकल कितनी मात्रा के अंतर्गत है उसको नापने की यूनिट यह एनटीयू के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पर एनटीयू की मापने की इकाई तो सिंपल सा यहाँ पर जल की आविलता, आविलता का मीन्स हो गया टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी को सिंपल भाषा के अंतर्गत कहते हैं तो ये उसके अंतर्गत निलंबित पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल जिसको गंदगी बोलते हैं, गंदगी उसके पानी के अंतर्गत कितनी पाई जा रही है उसी को यहाँ पर ये मापने की यूनिट एनटीयू के रूप में जानी जाती है। WHO के अंतर्गत यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि पानी के गंदलापन कितना हो सकता है, और अगर उससे ज्यादा यहाँ पर उसके अंतर्गत गंदगी पाई जा रही है तो पानी पीने योग्य नहीं है। तो WHO के द्वारा यहाँ पर 5 एनटीयू इकाई यहाँ पर डिसाइड की गई कि इससे ज्यादा अगर पानी में ये गंदगी पाई जा रही है देन वो पानी पीने योग्य नहीं माना जाता है। तो इस तरह से WHO के माध्यम से पानी के अंतर्गत गंदगी, जिसको टर्बिडिटी भी कहा जाता है या आविलता कहा जाता है, ये उसमें पाई जाने की माप को ही एनटीयू इकाई के रूप में माना जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, अर्थात इनमें से दिए गए शैवाल, स्यूडोमोनास, जिम्नोस्पर्म एंड लाइकेन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए लाइकेन, लाइकेन इस प्रकार का एक जीव है जिसमें एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक, फंगस, यहाँ पर अर्थात एल्गी एंड फंगस दो साथ साथ रहते हैं जो सहजीवन, ये सहजीवन के रूप में, सिम्बायोटिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये दोनों जीव जब एक साथ होते हैं ये ऐसे स्थान के अंतर्गत नहीं पाए जाते जहां पर प्रदूषण की मात्रा अधिक पाई जाती है, उगते नहीं है, और ये एक इंडिकेशन प्रदान करते हैं कि SO2 की मात्रा उस वायुमंडल के अंतर्गत कितनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर SO2 का इंडिकेशन करने के लिए संसूचक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो लाइकेन ऐसा यहाँ पर जीव है जो प्रदूषित भाग के अंतर्गत इसका विकास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर स्थित है, अर्थात राजीव गांधी सेंटर बायोटेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित है? तो ये केरल राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार का ये सेंटर है। 1990 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, 1990 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, और केरल ये तिरुवनंतपुरम नामक स्थान पर यह केंद्र स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, ये केरल के अंतर्गत जिसकी स्थापना 1990 में की गई। अब यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन छानिए। तो गलत कथन कौन सा है? प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं, बिल्कुल एमिनो एसिड के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। हम प्रोटीन जंतुता पादप दोनों स्रोत से प्राप्त करते हैं, डेफिनेटली पौधों और जंतुओं से। यहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारियों से भी यहाँ पर प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के रचक, बिल्डिंग अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक, अर्थात सिंपल से यहाँ पर शरीर के निर्माण के लिए ये प्रोटीन अति आवश्यक है। इसीलिए आप लोगों ने अगर कभी नोट किया है कि जब भी यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग तो प्रोटीन का उपयोग करने की सबसे ज्यादा सलाह दी जाती है। जिम में जाते हैं तो जिम के अंतर्गत प्रोटीन के लेने के लिए सलाह दी जाती है कि प्रोटीन यहाँ पर शरीर के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाए। और चौथा, यहाँ पर हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये गलत है। यहाँ पर इसका अर्थात 15% भाग ही प्रोटीन का ये हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार से 30% में होकर के 15% भाग इसके अंतर्गत प्रोटीन का माना गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहन एग्लूटिनोजन है, अर्थात यहाँ पर कौन सा एंटीजन यहाँ पर इसके अंतर्गत पाया जा रहा है? तो O के अंतर्गत न तो A एंटीग्लूटिनोजन होता है न B होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या हो गया? दूसरा यहाँ पर न तो A है और न ही B। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह मिलेट्स
श्रेय अन्य फसलों का, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, जैसा कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स ईयर के रूप में भी घोषित किया गया है। तो मोटे अनाज के अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन से अनाजों को मुख्य रूप से मोटे अनाज के रूप में माना गया है, तो मोटे अनाज के अंतर्गत इसमें जैसा दे रखा है, यहाँ पर ध्यान रखिए कि प्रमुख यहाँ पर कौन कौन से मोटे अनाज है, तो बाजरा है, बिल्कुल सही है, मक्का है, बिल्कुल सही है, कोदो सही है, और जवार। क्योंकि इसके ऑप्शन के अंतर्गत देखिए रागी मोटा अनाज होता है, बिल्कुल राइट है, बाजरा होता है, कोदो होता है, परंतु मूंग मोटा अनाज नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। दूसरे के अंतर्गत बाजरा, मक्का, कोदो और जवार डेफिनेटली यहाँ पर यह है, इस कारण से इसका आंसर हो गया बाजरा, मक्का, कोदो और जवार, अर्थात बाजरा, मेज, कोदो एंड सोरगम। ये जहां पर ये चारों ही ऑप्शन जिस ऑप्शन के अंतर्गत मिल रहे हैं उसी को यहाँ पर मिलेट्स या फिर ये मोटे अनाज के रूप में या श्रेय अन्न के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिए मूंग मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आता है, यहाँ पर कांगनी है वो मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस कारण से यहाँ पर इनमें जहां पर भी मूंग कांगनी का उपयोग किया जा रहा है वो मोटे अनाज के समूह वाला नहीं होगा। कोदो का उपयोग मुख्य रूप से नेपाल और उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है, ये उत्तर भारत के अंतर्गत नेपाल में सबसे अधिक इसका उपयोग होता है। तो नेपाल के साथ साथ में लगे हुए हमारे भारत के क्षेत्र के अंतर्गत भी कोदो का उपयोग, इसी तरह से दक्षिण भारत के अंतर्गत खाए जाने वाला ऐसा मोटा अनाज जिसको रागी भी कहा जाता है, तो ये अर्थात मोटे अनाजों के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि राजस्थान सरकार के द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकसित करने के लिए उद्देश्य से कौन से कंपनी की स्थापना की गई, तो यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा ये स्थापना की गई जिसका नाम है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये आईटी के संबंध में ये कौशल विकसित करने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो इसका आंसर राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक जिसके द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा। पहले से इस प्रकार का एक विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित है और दूसरा यहाँ पर राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य भी पहला राज्य भी है जहां पर दो इस प्रकार के विश्वविद्यालय अर्थात पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरा जो ये 2023 के अंतर्गत स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया गया, ये जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत जोबनेर के अंतर्गत ये विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर हो गया जोबनेर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल यहाँ पर इसका मतलब जिसका हम उपयोग एक से अधिक बार नहीं कर सकते हैं और प्रकृति के द्वारा उसका पुनर्भरण अल्पकाल के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है, ऐसा रिसोर्स कौन सा रिसोर्स है इस ऑप्शन के अंतर्गत दिया है। तो आप लोग भी यहाँ पर इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन, नेचुरल जीवाश्म ईंधन बनने में जिसमें पेट्रोलियम आ गया, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो सारे आ गए, पेट्रोलियम गैस भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है, कोयला भी इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत है, जो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल माना जाता है अर्थात जिसको हम प्रकृति के द्वारा अल्पकाल के अंतर्गत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर अर्थात नवीकरणीय संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना गया है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा गैस नवीकरणीय, तो डेफिनेटली गैर नवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन होगा। बाकी यहाँ पर सबका यहाँ पर नवीकरण प्रकृति के द्वारा हो सकता है। इमारती टिम्बर बिल्कुल हमें प्रकृति प्रदान करती है और अल्पकाल के अंतर्गत 5-10-15 साल के अंतर्गत ही मिल जाती है। पवन ऊर्जा प्रकृति दे रही है, सौर ऊर्जा प्रकृति दे रही, तो जीवाश्म ईंधन यहाँ पर ध्यान रखिए। ये अगर दोनों क्वेश्चन अगर आप लोगों को ध्यान हो कि ज्ञान नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय को डिफाइन किया जाता है। तो इसको डिफाइन करने के आधार है कि प्रकृति के द्वारा अल्पकाल के अंतर्गत अगर हमें यहाँ पर ये पुनर्भरण कर दिया जाता है, हमें प्रदान कर दिया जाता है कुछ काल के अंतर्गत, ही दोस्तों नवीकरणीय है जो कि यहाँ पर कम से कम 2 बार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एक बार में ही ऊर्जा दे करके खत्म नहीं हो जाता है। जबकि अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय का मतलब जिनका प्रकृति के द्वारा अल्पकाल के अंतर्गत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है, पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को गैर नवीकरणीय के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के रूप में होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन,
पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन लगभग कितना है, तो लगभग यहाँ पर 20% के लगभग यहाँ पर ये माना जाता है, और इसीलिए अमेजन फॉरेस्ट को ये फेफड़े, पृथ्वी के लंग्स या फेफड़ों के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बहुत इजी, आप लोग सब भी जानते हो, ये बीकानेर के जोड़बीड़ नामक स्थान के अंतर्गत स्थित है। तो इसका आंसर यहां पर हो गया बीकानेर, बीकानेर के अंतर्गत यह है स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, एक कथन के पश्चात दो तर्क, एक तथा दो दिए गए हैं, कौन से तर्क अधिक मजबूत है? पहला तर्क दिया क्या, ट्रेनों में सभी डीजल इंजन को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए। बिल्कुल हमें यहाँ पर बदल देना चाहिए। अब क्यों बदल देना चाहिए, इसके लिए तर्क दिया गया। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है डेफिनेटली हमारे यहाँ पर, इसीलिए आप लोगों ने देखा होता है कि यहाँ पर डीजल इंजन की गाड़ी को बंद करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर योजना या कानून का निर्माण किया जा रहा है। क्यों होता है डीजल इंजन से प्रदूषण? तो डीजल इंजन अर्थात यह भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो निर्माण होता है कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट के रूप में अर्थात कार्बन हाइड्रोजन के द्वारा ये निर्मित कार्बोहाइड्रोजन के द्वारा निर्माण होता है, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत यहाँ पर देखा है कि जिस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उसके दहन होने से, जलने से उतना ही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल के अंतर्गत विसर्जित की जाएगी। तो जो हमारे यहाँ पर ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करते हैं, डीजल के अंतर्गत कार्बन तत्व क्या, कार्बन परमाणु की मात्रा अत्यधिक होती है, 20-22 से यहाँ पर इसके ऊपर ही यहाँ पर ये कार्बन की परमाणु के अंतर्गत इसकी संख्या पाई जा रही। तो इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन भी अधिक होगा, और इसी कारण से डीजल से चलने वाली गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण ही यह प्रदूषण अधिक करने वाला माना जाता है। तो ये तर्क सही है, डीजल इंजन के कारण बहुत अधिक प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर भारत घरेलू आवश्यकताओं को, दूसरा, भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है, ऐसा नहीं है। भारत यहाँ पर वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में विद्युत का उत्पादन कर रहा है, और विद्युत का उत्पादन करने के तो अगर हम वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो 31 मार्च 2023 तक अगर यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता देखें तो 416 और 059 अर्थात 4,16,59,000 मेगावाट उत्पादन विद्युत का भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर भारत वर्तमान में ऐसा नहीं है कि ये विद्युत का उत्पादन कम कर रहा है, तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर विद्युत का उत्पादन भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल तर्क संगत है, और दोनों तर्क मजबूत के रूप में यहाँ पर माना जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर एक, दोनों तर्क मजबूत है। अगला क्वेश्चन, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं, एक और दो दी गई, कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणा के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा या कथन धारणाएं ये कथन में अंतर्निहित है, अर्थात वो धारणाएं दे रखी है वो कुछ क्वेश्चन के अंतर्गत अर्थात उस कथन के अंतर्गत निहित है कि नहीं। कथन है, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर ये सही कथन है। अब इनके पूर्व धारणा, अगर संकट में पड़ जाएंगे तो क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, तो खेती के लिए समय पर वर्षा नहीं हुई तो किसानों के यहाँ पर जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जो उनकी लागत आई वो लागत उन्हें प्राप्त नहीं होगी, और इस कारण से किसान फिर कर्जे के अंतर्गत डूब जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये धारणा उसके अंतर्गत बिल्कुल निर्धारित अंतर्निहित है। दूसरी, आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं, इसलिए पहले से यहाँ पर उनको अर्थात ये वर्षा नहीं हुई तो किसान संकट में पड़ जाते। तो दोनों ही कथन यहाँ पर, दोनों पूर्व धारणाएं इसके अंतर्गत अंतर्निहित मानी जाएगी। अब अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई की कार्यवाही अनुसरण करती है। कथन पहला, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए अधिसूचना जारी की। अर्थात मौसम विभाग ने यहाँ पर एक अधिसूचना जारी की कि इस साल यहाँ पर मानसून कम रहेगा और मानसून के कारण वर्षा कम होगी। अब उसकी कार्यवाही क्या है? सरकार को प्रभावित क्षेत्र में जो जल उपलब्ध कराने के प्रबंध करना चाहिए, अर्थात बिल्कुल सरकार के लिए यहाँ पर उसने यहाँ अधिसूचना जारी की कि सरकार पहले से सचेत हो जाए, और जहां पर वर्षा कम होने की संभावना है उन क्षेत्रों के अंतर्गत पानी की कमी रहेगी, और उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार पहले से ही इस प्रकार का प्रबंधन की व्यवस्था कर दे। तो बिल्कुल सही है कार्यवाही।
दूसरा, यहाँ पर कार्यवाही संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल, अर्थात पहले से अगर इस प्रकार की घोषणा कर दी गई तो किसान जो अपने खेतों के अंतर्गत खाद बीज डालते उसके कारण वहां पर उनको आर्थिक रूप से काफी परेशानी हो जाती है, आर्थिक रूप से वो यहाँ पर कर्ज में डूब जाते हैं। तो ऐसे किसानों को पहले सलाह दी जाती है कि बारिश की मात्रा को देख करके ही ये खेती के अंतर्गत उत्पादन को निर्धारित करें और उत्पादन उसी प्रकार का करें जिसके अंतर्गत कम पानी के अंतर्गत भी उस फसल का उत्पादन हो सके। तो इस प्रकार से दोनों यहाँ पर ये कथन उसका अनुसरण करती है, इसलिए इसका आंसर अर्थात दोनों इसका अनुसरण करता है, पहला फर्स्ट और दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्ष पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इसमें तार्किक रूप से कौन से या निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल का आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना। बिल्कुल ठीक है, किसी म्युनिसिपल यहाँ पर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत के अधिकारी ने पद ग्रहण किया और उसने कहा कि मेरा पहला दायित्व है, पहला कार्य है कि जिस प्रकार से इंदौर फर्स्ट स्थान पर है उसी प्रकार से मैं इसे भी सुंदर बनाऊंगा। अब इसके अंतर निष्कर्ष है कि नगर एक नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, बिल्कुल जागरूक नहीं है, तभी वहां पर आए हुए यहाँ पर अधिकारी को ये बताना पड़ रहा है कि यहाँ पर इसको इस रूप में हमें अर्थात इंदौर की तरह यहाँ पर इसको भी साफ सुथरा बनाने के अंतर्गत प्रयास करना चाहिए। अगर वो जागरूक होते तो वो भी इसी प्रकार से इंदौर की तरह यहाँ पर ये एक अच्छा सफल और साफ सुथरा यह शहर बनता। तो बिल्कुल यहाँ पर निष्कर्ष यहाँ पर इसके अंतर्गत अंतर्निहित निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। दूसरा, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। तो यहाँ पर कथन के अंतर्गत ये कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि वो आयुक्त पहले इंदौर में कार्यरत थे, इंदौर की उस शैली को उन्होंने एडॉप्ट किया हो, इंदौर के बारे में जानकारी प्राप्त की हो। हाँ, उन्होंने यहाँ पर किसी प्रकार का अच्छा अनुभव कार्य क्षेत्र में कहीं भी अनुभव लिया, परंतु इसके अंतर्गत इंदौर में उन्होंने कहीं पर कार्य किया ये कहीं पर भी कथन के अंतर्गत प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसलिए इसके अंतर्गत हम बात इसमें देखते हैं कि अनुसरण करता है तो केवल एक अनुसरण यहाँ पर करता है, परंतु दूसरा यहाँ पर कहीं पर भी कथन के आधार पर अनुसरण नहीं कर रहा है। इस कारण से ऐसे स्थिति के अंतर्गत इसका आंसर तीसरा माना जाएगा, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन है, देखिए मैथ्स के क्वेश्चन आपको अलग से यहाँ पर सोल्व कराए जाएंगे, इसलिए मैथ्स का मैं इसके साथ में नहीं ले रहा हूँ। जीके वाला पार्ट ही मैक्सिमम इसके अंतर्गत प्रयास कर रहे हैं। जीके के पार्ट इसमें दो स्टेप के अंतर्गत एक और यहाँ पर वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंतर्गत भी यहाँ पर और दूंगा मैं। तो मैथ्स के भी आपको अलग से सर वो आपको पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना राजस्थान के अंतर्गत कहां पर करने का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर शहर के अंतर्गत ये घोषणा की गई, वहां पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान करने की घोषणा की गई? तो राजस्थान के अंतर्गत 22 अगस्त 2023 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा देश के 53वें नए ये बाघ अभ्यारण्य या राजस्थान के अंतर्गत बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से ये बाघ अभ्यारण्य घोषणा की गई, और ये घोषणा की गई धौलपुर तथा करौली। तो 5वां यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित ये बाघ परियोजना के अंतर्गत वो हो गया है धौलपुर तथा करौली अभ्यारण्य के अंतर्गत। इससे पहले राजस्थान में 4 हैं, एक रणथंभौर के अंतर्गत सवाईमाधोपुर में, दूसरा सरिस्का अलवर के अंतर्गत, तीसरा मुकंदरा हिल्स जो कोटा चित्तौड़गढ़ 12 पार्ट यहाँ पर इस पार्ट के अंतर्गत आता है, और चौथा हो गया रामगढ़ विस्तारी जो बूंदी जिले के अंतर्गत है, और 5वां जो घोषणा की गई 22 अगस्त 2023 को यह है धौलपुर तथा करौली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु के अंतर्गत इस प्रकार के डाकघर का विकास यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया 19 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और इस डाकघर का निर्माण 43 दिन के अंतर्गत ही
लार्सन एंड टर्बो तथा आईआईटी मद्रास के द्वारा मिल करके इसका निर्माण किया गया है। जबकि इनको निर्माण करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया था और 45 दिन से पहले ही इन्होंने 43 दिनों के अंतर्गत ही इसका यह निर्माण कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं वेटलैंड। यहां पर वेटलैंड के संबंध में राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? तो यहां पर 20 जुलाई 2023 को यह एक पर्यावरण और परिवर्तन विभाग के द्वारा, जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा, राजस्थान के वन पर्यावरण विभाग के द्वारा इसकी घोषणा की गई, जिसके अनुसार राजस्थान के 19 जिलों के अंतर्गत 44 वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, अर्थात जहां पर आर्द्र भूमि, वहां की आर्द्र परिस्थिति अलग है, जहां के जीव जंतु पेड़ पौधे अलग प्रकार के, तो इस प्रकार से यहां पर राजस्थान के अंतर्गत ऐसे 44 वेटलैंड या आर्द्र भूमि स्थानों की पहचान की गई, जिसमें अकेले 12 जिले के अंतर्गत, अर्थात 12 जिले के अंतर्गत अकेले में 12 वेटलैंड अर्थात आर्द्र स्थलों की पहचान की गई और इसके अंतर्गत 19 जिले राजस्थान के अंतर्गत सम्मिलित किए गए और 19 जिलों में ये 44 वेटलैंड यहां पर राजस्थान के अंतर्गत इस अधिसूचना के माध्यम से घोषित किए गए। अगला क्वेश्चन यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना और डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से रहा है? तो डेनिस फ्रांसिस का संबंध है त्रिनिडाद एवं टोबैगो के ये रहने वाले, जो 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करेंगे और 5 सितंबर 2023 से इन्होंने ये कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार से वर्तमान के यहाँ पर ये अर्थात अगले साल तक जो नया वापस सेशन शुरू होगा तब तक यह संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के यह अध्यक्ष माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? तो यूरिया की पहले से यहाँ नीम कोटेड यूरिया पहले से चल रहा है, अब दूसरा यहाँ पर नई यहाँ पर यूरिया की एक किस्म बनाई और उसका नाम रखा है यूरिया गोल्ड जो सल्फर कोटेड है। क्योंकि सल्फर भी पौधों के विकास के लिए यहाँ पर एक आवश्यक एलिमेंट है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सल्फर कोटेड नया यहाँ पर यूरिया की एक नई किस्म केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई और उसका नाम रखा है यूरिया गोल्ड। हाल ही में अगला क्वेश्चन यहाँ पर हाल ही के अंतर्गत निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया? उद्गम यहाँ पर ये लॉन्च करने वाला है जिसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये जारी किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात ऐसे भारत के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये देखा कि बहुत सारी परिसंपत्तियां, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जमा पूंजी जिसका लेन देन काफी समय से नहीं हो रहा है, तो उन लोगों का पता लगाने के लिए ही यहाँ पर ये उद्गम ऐप ये स्थापित किया गया, वेब पोर्टल स्थापित किया गया जिसमें लोगों को कहा गया कि वो अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत दें ताकि यहाँ पर जिसके अंतर्गत जिन खातों में कोई लेन देन नहीं हो रहा है उनका यहाँ पर लेन देन कराया जा सकता है। इस प्रकार की अघोषित बहुत सारी परिसंपत्तियां जिसके अंतर्गत यहाँ पर केंद्र सरकार आरबीआई के द्वारा यहाँ पर लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वेब पोर्टल जारी किया गया। तो इसका आंसर हो गया भारतीय यहाँ पर रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पर ये जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया। बिल्कुल सही है। दूसरा, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया गया है और जिन श्रेणियों का नाम है लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। तो बिल्कुल दोनों कथन सत्य है, अर्थात यहाँ पर कथन 1 और दोनों सत्य है। इसका आंसर होगा 2 क्योंकि ये इस बार किया गया है 2023 के अंतर्गत, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य है। तो जिस भी ऑप्शन में आ रहा हो कथन फर्स्ट और सेकंड सत्य है तो इसका आंसर ये सत्य होगा, अर्थात ऐसा इस बार किया गया है। तो राजामौली को यहाँ पर पायनियर्स के रूप में यहाँ पर नॉमिनेट किया है और शाहरुख खान को आइकन्स के रूप में यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। अगला यहाँ पर
भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर हमारे शहीद हुए अर्थात ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ओपन यहाँ पर एक पार्क की स्थापना दिल्ली के अंतर्गत की गई। तो दिल्ली के अंतर्गत यहाँ पर ये शहीदी पार्क 8 अगस्त 2023 को शुरू किया गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेज़न के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है? इक्वाडोर के रहने वाले लोगों के द्वारा अमेज़न वन के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर अर्थात बायोडायवर्सिटी के साथ साथ पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोल का भी वहां पर अत्यधिक उत्पादन हो सकता है, ऐसे वहां पर एक तेल कुएं की ऑयल फील्ड की खोज की गई। परंतु यहाँ पर उस खोज के विरोध में वहां के लोगों के द्वारा यहाँ पर वोटिंग करके वहां पर ये बताया गया कि हमें ये तेल उत्पादन की जरूरत है या नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने नकार दिया। 10 में से 6 लोगों के द्वारा यहाँ पर नकारा गया और उसके लिए वोटिंग की गणना अंततः 22 अगस्त 2023 को की गई। जो ब्लॉक 44 के अंतर्गत ऐसा कार्य अर्थात पेट्रोलियम खोज की करने का ये कार्य किया गया था। तो ब्लॉक 44 को ये अर्थात नहीं प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से इक्वाडोर के द्वारा यहाँ पर ये घोषणा की गई और ये ब्लॉक 44 वहां के यासुनी नेशनल पार्क के अंतर्गत स्थापित है। यासुनी नेशनल पार्क के अंतर्गत पेट्रोलियम फील्ड 44 को प्राप्त नहीं करने के लिए वोटिंग की गई और वोटिंग की गणना अंततः 22 अगस्त 2023 को की गई। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर ये आंसर हो गया यासुनी राष्ट्रीय उद्यान, यासुनी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर यहाँ पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का यहाँ पर एक कार्य प्रोजेक्ट रहा है, जिसके अंतर्गत हर गांव के अंतर्गत या वहां पर होने वाली कोई भी ऐसी वस्तु की पहचान करने के लिए इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का यहाँ पर संसदीय संघ का भारत के अंतर्गत 9वां सम्मेलन उदयपुर के अंतर्गत ये 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसका आंसर हो गया उदयपुर, अर्थात उदयपुर के अंतर्गत 21-22 अगस्त 2023 में यहाँ पर जिसकी अध्यक्षता ये ओम बिरला, जो कि हमारे यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष, उनके द्वारा ये की गई थी। अगला यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के व्यावहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 कहां पर आयोजित की गई? तो ये आयोजन 6 जुलाई 2023 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के अंतर्गत आयोजित किया गया। तो इसका यहाँ पर आंसर स्विट्जरलैंड होगा, अर्थात किस देश के अंतर्गत? तो स्विट्जरलैंड देश के जेनेवा शहर के अंतर्गत आयोजित किया गया और आयोजन किया गया 6 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया? तो इसका नाम है देवीलाल मैया। देवीलाल मैया की जो रचना है उसका नाम है अंतसरो ओल्मो नामक रचना के अंतर्गत इनको यहाँ पर ये केंद्रीय साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार यहाँ पर राजस्थानी भाषा के लिए प्रदान किया गया है और ये रहने वाले हैं राजस्थान के बीकानेर के, और बीकानेर के रहने वाले और ये राजस्थान के अंतर्गत विद्युत विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत हैं और देसूरी के अंतर्गत यहाँ पर ये अर्थात वर्तमान में वहां पर अपॉइंटेड है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की का संबंध किस खेल से रहा है? तो राजेश्वरी कुमारी का संबंध निशानेबाजी से रहा है। तो इस प्रकार से इनके पिता भी निशानेबाजी के बड़े अच्छे खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे और ये भी यहाँ पर अर्थात निशानेबाजी से रही है। तो इस प्रकार से इनका संबंध आंसर आता है निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई? तो यह स्पर्धा आयोजित की गई है दक्षिण कोरिया के चांगवोन नामक स्थान के ऊपर शहर के अंतर्गत आयोजित की गई 16 से 24 जुलाई 2023 को, और इस प्रकार से यहाँ पर इसके अंतर्गत ये कमलजीत के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया। अगला यहाँ पर
हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो यहाँ पर सीए भवानी, ये सीए भवानी देवी जो कि तलवारबाजी के अंतर्गत, ध्यान रखिए तलवारबाजी, यहाँ पर फेंसिंग प्रतियोगिता का मतलब यहाँ पर हो गया तलवारबाजी, और तलवारबाजी के अंतर्गत भारत में पहला पदक जीता गया और पहला पदक ये जीता गया है सीए भवानी देवी के द्वारा 19 जून 2023 को। और यह खेल हुआ है चीन के अंतर्गत, और चीन के अंतर्गत यहाँ पर हारी है उज्बेकिस्तान की जेना डेबियोकोवा से यह हार गई, और हारने के उपरांत भी यहाँ पर इनके द्वारा यह पदक कांस्य पदक के रूप में प्राप्त किया गया। और भारत को यह तलवारबाजी के अंतर्गत मिलने वाला पहला ये पदक है जो कांस्य पदक के रूप में ये सीए भवानी देवी के द्वारा प्राप्त किया गया। जो यहाँ पर ध्यान रखिए उज्बेकिस्तान की ये खिलाड़ी जिनका नाम है जेना डेबियोकोवा, उसके द्वारा यह हार गई थी, इसलिए यहां पर आंसर हारी का पूछा जा रहा है, तो यहां पर आंसर हो गया उज्बेकिस्तान। फिर अगला क्वेश्चन यहां पर, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? तो यहाँ पर गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए 18 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंतर्गत यहाँ पर चयन किया गया, और इस चयन के अंतर्गत गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया 2021 का। तो इस तरह से ये गांधी शांति पुरस्कार 2021 का जो 2023 में दिया गया, और ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो FISU भारत के अंतर्गत यहाँ पर भारत ने स्थान प्राप्त किया है 7वां, और इसके अंतर्गत भारत ने कुल 26 पदक जीते। 26 पदक के अंतर्गत 11 स्वर्ण पदक थे, 5 रजत पदक और 10 इसके अंतर्गत कांस्य पदक इसके अंतर्गत जीते गए थे। अगला यहाँ पर 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम के अंतर्गत खेला गया है? तो ये मैच खेला गया है चेन्नई के अंतर्गत मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम के अंतर्गत खेले गए इस मैच में 4-3 से यहाँ पर हराया गया। 4 गोल भारत के द्वारा किया गया और 3 गोल मलेशिया के द्वारा। इस प्रकार से 4-3 के माध्यम से यहाँ पर यह हराया गया, और चेन्नई के अंतर्गत ये फाइनल मैच हुआ, और मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम इस स्टेडियम के अंतर्गत आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? अर्थात भारत आने वाला यहाँ पर अरब यात्री जिसका नाम है सुलेमान, और ये पहुंच रहे प्रतिहार राजा। प्रतिहार राजा कौन थे? उस समय प्रतिहार राजा थे भोज प्रथम, जिसको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो मिहिर भोज के शासनकाल के अंतर्गत ये अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। अगला, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल मालवीय और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे? तो इन्हीं तीनों के द्वारा झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को की। तो इस प्रकार से इन तीनों का संबंध झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से रहा है, जिसके तीनों के प्रयास से ही 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ के अंतर्गत झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। फिर अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कब किया गया? तो मत्स्य संघ का यहाँ पर विलय किया गया 15 मई 1949 को। शंकरराव देव समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को राजस्थान अर्थात बृहत राजस्थान संघ के अंतर्गत 15 मई 1949 को यहाँ पर स्थापित किया गया था। अब अगला यहाँ पर आता है, एके आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत रहे? तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत झाड़ोल ठिकाना था, और उसी झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत ये कार्यरत रहे। तो झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते समय ही गरासियां और भीलों की स्थिति को इन्होंने देखा, बहुत नजदीकी से इन्होंने स्थिति को देखा, तो इन्होंने काम छोड़ करके उनके उत्थान के लिए ही इनके द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया। और मेवाड़ के अंतर्गत आदिवासियों, जनजातियों तथा किसानों को एक करने के लिए इन्होंने एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। मातृकुंडिया नामक स्थान जहाँ पर प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को जो मेला पड़ता है, उसी मेले के अंतर्गत यहाँ पर जाकर के किसानों को और आदिवासियों को एक करने के लिए ही इनके द्वारा एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला,
कि जाडोल जो कि प्रेजेंट उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर के अंतर्गत और साबड़िया बीकानेर के अंतर्गत, इन तीनों में क्या समानता है, यहाँ पर तीनों जगह पर ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए, अर्थात ताम्र उपकरण के यहाँ पर भंडार प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से तीनों का संबंध हो गया ताम्र उपकरणों के भंडार से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है, अर्थात मालव जनपद भी वहां के अवशेष मिले और लौह सामग्री भी भरपूर मात्रा में। तो टोंक जिले के रेंड नामक स्थान के ऊपर यहाँ पर ये प्राप्त हुई है। तो रेंड टोंक जहां पर मालव जनपद के भी अवशेष यहाँ पर प्राप्त किए गए। अगला क्वेश्चन, अजमेर का प्रक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में सम्मानित कर दिया और वह कौन था, तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके तोमरों को हरा करके यहाँ पर उसने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया। तो इसका आंसर हो गया विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, कुवलयमाला नामक ग्रंथ कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख किया गया है। कुवलयमाला यहाँ पर उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई, जालोर के अंतर्गत लिखी गई, प्रतिहार काल के समय यहाँ पर लिखी गई और उसके द्वारा उन्होंने 18 भाषाओं का उल्लेख, जो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत प्राचीन 18 भाषाओं का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया। तो 18 देशी भाषाओं का उल्लेख कुवलयमाला के अंतर्गत उद्योतन सूरी के द्वारा किया गया। अचलदास खींचरी वचनिका के लेखक कौन है, तो इनका पूरा नाम है शिवदास गार्डन। गार्डन जो है यहाँ पर गोत्र है चारण वंश के अंतर्गत, तो चारण शिवदास यहाँ पर इसके लेखक, जिसमें अचलदास खींची जो गागरों के राजा थे, अचलदास खींची पर मांडू के सुल्तान, यहाँ पर जो मांडू के सुल्तान द्वारा यहाँ आक्रमण किया था जिनका नाम था होसन शाह, 1423 ईस्वी के अंतर्गत इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध का वर्णन ये शिवदास गार्डन या चारण शिवदास के द्वारा अचलदास खींची वचनिका के अंतर्गत किया, जिसमें अचलदास खींची की वचनिका के अंतर्गत उसकी वीरता और महिलाओं के द्वारा किए गए जोहर का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया था। निम्न में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है, अर्थात यहाँ पर गलत रूप में कौन सा सुमेलित है, तो इस स्थिति के अंतर्गत देखिए मल्लिनाजी का यहाँ पर मेला की बात करें तो मल्लिनाजी का संबंध है तिलवाड़ा में, बाड़मेर जिले के अंतर्गत, रामदेव जैसलमेर में सही है, पाबूजी कोल्लू में सही है, जो जोधपुर के यहाँ पर फलोदी में, वर्तमान में फलोदी जिले के अंतर्गत कोल्लूमंड, और तेजाजी खड़नाल नागौर के अंतर्गत। तो यहाँ बाकी सब सही है। मल्लिनाथ जी का यहाँ पर सुमेलन गलत है। मल्लिनाथ जी गागरों से संबंधित नहीं है, बल्कि मल्लिनाथ जी का संबंध है तिलवाड़ा से। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां पर आयोजित होता है, तो चंद्रभागा मेला झालावाड़ के अंतर्गत झालरा पाटन नामक स्थान पर यह आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो गया झालरा पाटन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग घिरी दुर्ग नहीं है। घिरी दुर्ग में मतलब यहाँ पर अर्थात ये कौन सी श्रेणी का, अन्य श्रेणी का दुर्ग है, जालोर पहाड़ के ऊपर है, घिरी दुर्ग है। घाघरों का किला को जल दुर्ग के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काली सिंध और आहू नदियां इसके तीन ओर होकर के निकलती है और इसी कारण से घाघरों के किले को जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया घाघरों का किला। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार थे, तो ये जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह, अर्थात यहाँ पर सवाई जय सिंह का ये दरबारी, जिन्होंने उनकी पत्नी के लिए भी चित्रों का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से सवाई जय सिंह के समय ही यह मोहम्मद शाह यहाँ का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। अगला, राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। यहाँ पर राजस्थान के जसनाती संप्रदाय के द्वारा यहाँ पर सिद्ध पुरुषों के द्वारा बीकानेर के अंतर्गत जसनाती की याद में ये चैत्र और फाल्गुन माह के अंतर्गत अग्नि नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बरहुत स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। अब देखिए बरहुत स्तूप यहाँ पर बेसिकली अशोक सम्राट के द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया था, परंतु चूंकि वहां पर कहा जाता है कि सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण किए गए स्तूप अधिकांश लकड़ी के बने हुए थे और उन्हीं के स्थान पर यहाँ पर नया यहाँ पर स्तूप जो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं, इस बरहुत स्तूप का निर्माण ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया माना जाता है। इसलिए इसका संबंध रहा है शुंग काल से, अर्थात शुंगकालीन स्थापत्य कला से इसका संबंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रह नाटक की रचना किसके, तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसके द्वारा की गई, तो ललित विग्रहराज की नाटक की रचना अजमेर के अंतर्गत यहाँ पर ये
की गई है विग्रहराज चतुर्थ चौहान के शासनकाल में, और उनके दरबारी सोमदेव कवि के द्वारा यहाँ पर इस नाटक की रचना की गई। तो अजमेर के अंतर्गत विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल के अंतर्गत सोमदेव, तो इसका आंसर हो गया सोमदेव। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? अर्थात आंध्र कविता यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर उपाधि जो दी गई थी वो कवि का नाम है अलसामी पेडना। अलसामी पेडना को यहाँ पर आंध्र कविता के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, और ये कृष्णदेवराय के प्रमुख कवियों के अंतर्गत माने जाते हैं। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत की भू स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? तो यहाँ पर इसके अंतर्गत अगर देखते हैं तो शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के अंतर्गत यहाँ पर इसमें देखा जाता है, इसके अंतर्गत बौद्ध कला का भी इसके अंतर्गत स्थापत्य कला का अनुसरण इसके अंतर्गत किया गया है। राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान के एकमात्र और राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख अगर कोई भी आते हैं तो ये ही एकमात्र राज प्रमुख रहे हैं, जो जयपुर के मानसिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय, ये राजस्थान के एकमात्र और प्रमुख राज प्रमुख, प्रथम राज प्रमुख माने जाते। तो यहाँ पर आंसर हो गया महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? तो सुरकोटड़ा नामक स्थल की खोज यहाँ पर गुजरात के अंतर्गत 1964 में जगतपति जोशी के द्वारा की गई। तो ये जगतपति जोशी 1964 के अंतर्गत इसकी खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया? अर्थात यहाँ पर पहले विवाह अभी भी वर्तमान में इस प्रकार का होता है, तो राजाओं के द्वारा यहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इन्होंने, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थात विवाह किस वंश के साथ में हुआ? तो वाकाटक वंश, और वाकाटक वंश के राजा का नाम क्या था? तो नरेश रुद्रसेन सेकंड, उसके साथ में इसका विवाह कराया गया। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में कौन सदस्य थे? अर्थात यहाँ पर इस आयोग को फजल अली आयोग के रूप में भी जाना जाता था, और फजल अली आयोग के अंतर्गत दो और मेंबर थे, एक मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे के.एम. पणिकर। तो इस प्रकार से इस आयोग के 3 सदस्य माने गए, फजल अली, दूसरा यहाँ पर हृदयनाथ कुंजरू और तीसरा के.एम. पणिकर। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सदस्य नहीं थे? तो सर तेज बहादुर सप्रू जो इस ऑप्शन के अंतर्गत दे रहे हैं वो सदस्य नहीं थे, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 2, 3, 4, अर्थात जस्टिस फजल अली, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, एल्ब नदी और राइन नदी जो कि यूरोप की प्रमुख नदियों के अंतर्गत मानी जाती है, किस सागर में अपना जल गिराती है? तो दोनों नदियां यहाँ पर उत्तरी सागर, नॉर्थ सी जिसको बोलते हैं, उत्तरी सागर के अंतर्गत ये पानी गिराती है। तो इस तरह से यहाँ पर यूरोप की प्रमुख ये 2 नदियां उत्तरी सागर के अंतर्गत पानी ले जाती। तो 86 इसका आंसर हो गया उत्तरी सागर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः है सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित रहा? तो ये अर्थात जो मुख्य रूप से 4 यहाँ पर प्रमुख इनकी शाखाएं मानी गई, सूफी संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाओं में से सुहरावर्दी ये उत्तर पश्चिमी भारत के अंतर्गत ही, अर्थात मुल्तान के अंतर्गत, सिंध के अंतर्गत, पंजाब के अंतर्गत इसका प्रसार है। बाकी भाग के अंतर्गत, भारत के बाकी भागों के अंतर्गत सुहरावर्दी का ये प्रसार नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर हो गया सुहरावर्दी। अगला क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो इनके द्वारा 1905 में पुणे के अंतर्गत इस समाज की स्थापना की गई। तो आंसर हो गया 1905। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर विशेष अधिवेशन यहाँ पर सितंबर 1920 के अंतर्गत ये कलकत्ता के अंतर्गत लाला लाजपत राय की अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित किया गया। तो आंसर यहाँ पर हो गया लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते? उत्तर पूर्वी मानसून का मतलब हो गया लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून जो उत्तर पूर्व के अंतर्गत जा रहा है, उत्तर पूर्व के अंतर्गत जा रहा है, भारत के पूर्वी तट के सारे
तो भारत के पूरे तट पर यहाँ पर ये वर्षा प्राप्त होती है। अब पूरे तट के अंतर्गत तमिलनाडु तट भी आएगा, आंध्र प्रदेश तट भी आएगा और दक्षिण पूर्व कर्नाटक के अंतर्गत यहाँ पर ये आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थात ये आंसर इसका हो जाएगा भारत के पूरे तट के अंतर्गत तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट और दक्षिण पूर्व कर्नाटक, यहाँ पर इसे अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है अर्थात झील के बारे में दिया गया है कि कौन सी झील यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित यहाँ पर नहीं है। देखिए पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, भीमताल उत्तराखंड के अंतर्गत सही है, लोकटक मणिपुर के अंतर्गत सही है, परंतु रूपकुंड नामक जो झील वर्तमान में चर्चा में रही है, रूपकुंड जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तराखंड के अंतर्गत है। और इसी झील के किनारे पर 500 कंकाल मिले और 500 मानव कंकाल मिलने के कारण यह झील इस वर्ष काफी चर्चा में रही है। इस कारण से रूपकुंड यहाँ पर अगर है जो सुमेलित नहीं है, ये रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। अगले क्वेश्चन का आंसर, कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? संयुक्त राज्य यूएसए के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र इनमें से नहीं है? इसी के आधार पर यहाँ पर तो मिडलैंड्स यहाँ पर यूरोप के अंतर्गत इंग्लैंड का भाग है, तो ये मिडलैंड्स यहाँ पर आंसर सही होगा। मिडलैंड्स जो कि अमेरिका के अंतर्गत नहीं है और ये यूरोप अर्थात यूरोप के अंतर्गत इंग्लैंड ब्रिटेन का ये पार्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम, डेजर्टिफिकेशन सबसे कम पाया जाता है? तो यूरोप के अंतर्गत मरुस्थल यहाँ का मरुस्थलीय व्यवस्था अर्थात मरुस्थलीकरण सबसे कम है। बाकी सभी महाद्वीपों के अंतर्गत पश्चिमी भाग के अंतर्गत मरुस्थलीकरण भयंकर रूप में पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत आंसर यहाँ पर आ जाएगा यूरोप। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए अर्थात यहाँ पर कौन सा सही है? कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। नालागढ़ दोन, देखिए आप नालागढ़ दोन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्तमान में चर्चा में रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो घाटियां है दून के रूप में यहाँ पर जानी जाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर्गत, और वर्तमान में बाढ़ के कारण काफी कुछ यहाँ पर हानि हुई, इसीलिए यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है। नामचा बरवा बेसिकली तो चीन के अंतर्गत, परंतु ये हिमाचल के अंतर्गत ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर पास में स्थित होने के कारण यहाँ पर इसके तीनों यहाँ पर आंसर सही रहेंगे। अब चौथा ऑप्शन है फूलों की घाटी, हिमाचल और उत्तराखंड में हिमालय में स्थित है, तो ये फूलों की घाटी केवल उत्तराखंड के चमोली जिले के अंतर्गत स्थित है। जो नेशनल पार्क यहाँ पर फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर आंसर गलत है, इसलिए इनमें से कौन से सही हैं? तो ए बी सी सही है अर्थात चौथा इसमें डी गलत है। फूलों की घाटी हिमाचल में नहीं है, केवल ये उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले झीलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम के अंतर्गत सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा को रखना है, सबसे बाद में सबसे कम को। तो इसमें आंसर आएगा पहला राजसमंद, दूसरा जालोर, तीसरा आएगा धौलपुर। तो यहाँ पर ये आंसर राजसमंद, जालोर और धौलपुर इसके अंतर्गत अवरोही क्रम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा गया है? त्रिवेणी संगम यहाँ पर राजस्थान का जो प्रसिद्ध त्रिवेणी नाम से जाना जाता है, ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है। और भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत ये बिगोद नामक स्थान के पास में बनास, बेड़च और मैदानी नदियों का ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो ये बनास, मैनाल और बेड़च का ये त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का 4.87%, भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट? 4.87% यहाँ पर यह है, ये प्रतिशत राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र माना गया है। अगला, भारत के बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो दो चीज यहाँ पर, दो खनिजों के बारे में पूछा गया है, बॉक्साइट और अभ्रक। तो बॉक्साइट के लिए तो यहाँ पर प्रसिद्ध है उड़ीसा और अभ्रक के लिए है आंध्र प्रदेश। दोनों यहाँ पर प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन भारत के अंतर्गत उड़ीसा में होता है और अभ्रक माइका सबसे अधिक उत्पादन होती है आंध्र प्रदेश, इसलिए इसका आंसर हो गया उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो कि यहाँ पर सड़कों को अर्थात भारत के अंतर्गत 4 से 6 लेन सड़कों का निर्माण करने की जो योजना है, एक उत्तर से दक्षिण जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के रूप में जानी जाती है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है वो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर सिलचर से लेकर पोरबंदर तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर हो गया सिलचर से पोरबंदर तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? तो राजस्थान के अंतर्गत दशकीय वृद्धि अगर 2001 से लेकर 2011 के अंतर्गत दशकीय वृद्धि अगर यहाँ पर औसत देखें तो राजस्थान की दशकीय औसत वृद्धि 21.3% है। अब इस वृद्धि दर के आधार पर सबसे कम वृद्धि दर राजस्थान के अंतर्गत हुई वो श्री गंगानगर जिले में, और श्री गंगानगर जिले की ये जनसंख्या वृद्धि दर केवल 10% रही, जबकि सबसे अधिक वृद्धि दर बाड़मेर जिले के अंतर्गत रही और बाड़मेर जिले के अंतर्गत 32.5% यहाँ पर वृद्धि दर ये दर्ज की गई। तो इस प्रकार से सबसे कम वृद्धि दर वाला जिले की अगर बात आती है तो यहाँ पर आंसर हो गया गंगानगर जिला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में काला खुट्टा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी ये गांव के नाम हैं। खनिज उत्पादन किया जाता है बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत, और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत ये खनिज मैग्नीज का यहाँ पर उत्खनन किया जाता है। तो ये अर्थात खनिज का उत्पादन तो खनिज संबंधित हो गया मैग्नीज, और स्थान पूछा जाता है, स्थान है ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात अगर करें तो ये झालावाड़ के अंतर्गत है, 12 में नहीं है, ध्यान रखिए झालावाड़ जिले के अंतर्गत ये राजस्थान का सुपर पावर प्रोजेक्ट जो कि थर्मल सुपर पावर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला, तो यहाँ पर कौन सा इसके अंतर्गत सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बस्सी चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सुमेलित है, शेरगढ़ बूंदी में नहीं है बल्कि शेरगढ़ 12 में है, तो इसका आंसर हो गया शेरगढ़। सीता माता प्रतापगढ़ में सही है, रामसागर वन विहार धौलपुर में सही है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो गया शेरगढ़ बूंदी। अगला क्वेश्चन है माही कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किसमें है? तो माही कंचन तो है मक्के की और आरसीबी 911 है ये बाजरे की किस्म। आप लोग अगर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देखना चाहें तो ये भाग्यशाली की जो मेरी खुद की बुक आती है, आप इन सब के आंसर उस किताब के अंतर्गत भी जो भाग्यशाली की बुक्स है उनके अंतर्गत भी आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं उनके अंतर्गत हर क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से डिटेल भी उनके अंतर्गत यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग राजस्थान में कहां प्रस्तावित किया गया? एकमात्र यहाँ पर चीनी उद्योग जहां पर चीनी इंडस्ट्री राजस्थान के अंतर्गत जहां पर जिस फैक्ट्री में गन्ने के साथ साथ चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, आप ये सब कॉमन सब जानते हैं इसके बारे में, और वो है श्री गंगानगर की जो शुगर मिल, उसके अंतर्गत ये चुकंदर से भी चीनी का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उद्यम है, अर्थात माही बजाज सागर परियोजना में किस किस की पार्टनरशिप है, किस किस के यहाँ पर सहयोग से इसका निर्माण किया गया? तो यहाँ पर ध्यान रखिए माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45 हिस्सेदारी और गुजरात की 55% इसके हिस्सेदारी रखी गई, इसलिए इसका आंसर हो गया अर्थात गुजरात तथा राजस्थान। तो राजस्थान और गुजरात ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश इसमें सम्मिलित नहीं है, तो गुजरात और राजस्थान ही इसके दो हिस्सेदार हैं। अगला क्वेश्चन है मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये जब तक आपको ये मेनका गांधी केस पता नहीं होगा तब तक यहाँ पर इसके बारे में आप जानकारी नहीं दे सकते। तो मेनका गांधी के बारे में यहाँ केस है 1977 के अंतर्गत, जब केंद्र सरकार में जनता पार्टी सरकार थी तो मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी, तो मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था।
और पासपोर्ट को जब्त करने के कारण मेनका गांधी जो स्वतंत्र रूप में कहीं पर विचरण कर सकती है, विदेशों में भी विचरण कर सकती है, यात्रा कर सकती है, वो उनके यहाँ पर उस मौलिक अधिकार का हनन का हवाला देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया और जिसके अंतर्गत कहा गया कि एक प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से, अर्थात ये स्थापित कानून, स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उसका यहाँ पर अर्थात परीक्षण नहीं किया गया है। तो इस तरह से उन्होंने दलील भी दी। तो यहाँ पर स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें यहाँ पर पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर त्रुटिपूर्ण कथन को छाटिए। त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है इसके अंतर्गत देखते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, बिल्कुल सही है। ये भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन का या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं है, बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डिसीजन दिया गया है कि यहाँ पर ये अर्थात जो अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है, बिल्कुल अनन्य नहीं है, अर्थात यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अर्थात निर्भर है। अनन्य का मतलब अन्य अन्य नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक साथ सेपरेट है। तो ये कथन सही है। फिर दूसरा यहाँ पर पहला भी सही है। तीसरा यहाँ पर जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल है। और तो दूसरा इसके अंतर्गत गलत आंसर है। भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। तो यहाँ पर अर्थात यहाँ ये ऑप्शन इसके अंतर्गत गलत माना जा रहा है। अगला आते 109 नतमल जी की हवेली अवस्थित है। नतमल जी की हवेली जो कि यहाँ पर अर्थात जालियों के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर की जालियों पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध और ये जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। दो भाइयों की यह हवेली है तो नतमल जी की हवेली के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, बिल्कुल हुआ है। दूसरा, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, बिल्कुल दोनों यहाँ पर कथन सही है। इस तरह से यहाँ पर इन दोनों कथन सही है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो यहाँ पर कौन सी अनुसूची? तो 9वीं अनुसूची मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो गया 9वीं अनुसूची। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 8 से सुमेलित कीजिए। अब इसमें यहाँ पर हमें अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सुमेलित है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A के अंतर्गत दी गई है। पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख 48A के अंतर्गत किया गया है। फिर इसके अंतर्गत यहाँ पर काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किया गया है। और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 के अंतर्गत किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर विकल्प के अंतर्गत आपको देखना है। सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए अनुच्छेद 39A सुमेलित होना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 48A सुमेलित होना चाहिए। काम करने के अधिकार के लिए 41 सुमेलित होना चाहिए और स्मारकों के संरक्षण के लिए 49 आर्टिकल इसके अंतर्गत सुमेलित होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर जिसमें भी ऑप्शन आपका ये बैठता है उसके अनुसार ही आंसर सही होगा। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, अर्थात राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नहीं लिया गया क्योंकि 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ, जबकि ये पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत हो गया। इस कारण से उस समय केवल यहाँ पर अंतरिम संसद जो कि संविधान सभा के सदस्य ही अंतरिम सदस्य के रूप में थे, इसलिए यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का इसके अंतर्गत समर्थन नहीं हुआ।
फिर दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो 2 लगातार कार्यकाल इस पद पर रहे, तो ये गलत है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अलावा मोहम्मद हामिद अंसारी भी यहाँ पर 2 लगातार कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सभापति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में रहे, जो 2007 से लेकर 2012 तक पहला कार्यकाल और उसके बाद में 2012 से वापस 2017 तक यहाँ पर ये दूसरी बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये कथन गलत है। तो इस तरह से डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, ये कथन गलत है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई, बिल्कुल हुई है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों के 8 राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल है। तो यहाँ पर 3 तो दिल्ली से आते हैं, 1 पुडुचेरी से आते हैं और 4 सदस्य यहाँ पर जम्मू कश्मीर के थे। तो यहाँ पर 4 सदस्य वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्षेत्र अर्थात लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र से यहाँ पर इसके अंतर्गत ये वर्तमान में रखे गए, इसलिए 8 संघ राज्य क्षेत्रों से यहाँ पर ये राज्यसभा में 8 सदस्यों का यहाँ पर निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात रॉन्ग यहाँ पर स्टेटमेंट हमें छांटना है। पहला, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, बिल्कुल यहाँ पर सामना किया है। उनके लिए 3 बार यहाँ पर हर साल पहले साल के अंतर्गत 3 बार तो ये विश्वास प्रस्ताव लाया गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। एक और है यहाँ पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, उनके विरुद्ध भी 3 बार यहाँ पर ये अर्थात विश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल आ चुके हैं और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि सरकार लोकसभा के बहुमत से ही बनती है, इसलिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा के अंतर्गत ही रखा जाएगा। अब चौथा, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, ये गलत है। अर्थात लिखित सूचना देनी तो होती है परंतु लोकसभा के स्पीकर को न देकर के लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी अर्थात महासचिव को देनी होती है, इसलिए इसका चौथा आंसर हो गया, अर्थात गलत जो आंसर है वो चौथा, अर्थात जो सूचना यहाँ पर लिखित रूप में दे रखी है कि लोकसभा अध्यक्ष को देनी है, वो अध्यक्ष को न लेकर के महासचिव को देनी होती है, जनरल सेक्रेटरी को देनी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक शास्त्र द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया, बिल्कुल सही है। 1999 के अंतर्गत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत चाहिए वो बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और इस इलेक्शन के अंतर्गत से 197 सीट ही मिली, जो अब तक यहाँ पर कांग्रेस का एकाधिकार के रूप में शासन हो रहा था। एक बार को छोड़ करके 1977 के अंतर्गत जनता पार्टी सरकार में आई, बाकी टाइम पर यह है अर्थात कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा है। तो 1989 के समय राजीव गांधी के समय यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 197 सीटें मिली और इससे कम सीटें प्राप्त करने वाले यहाँ पर वीपी सिंह को यहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के सपोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये बिल्कुल अर्थात चुनाव के साथ अंत हो गया, बिल्कुल अंत हो गया। 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी, ये कथन भी सही, क्योंकि बाकी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था और यही कांग्रेस पार्टी जिसको अन्य सभी पार्टियों से सबसे अधिक सीटें मिली, इसलिए दोनों कथन सही है, अर्थात निम्नलिखित में से दोनों कथन तो एक और दोनों सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची सीएजी को सूची आर अनुच्छेद के साथ सुमेलित करिए, अर्थात सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में यहाँ पर आर्टिकलों को सुमेलित करना है कि पहला यहाँ पर सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो सीएजी की नियुक्ति अंडर आर्टिकल 148 148 के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। 149 के अंतर्गत यहाँ पर उनका कर्तव्य और सत्यों के बारे में उल्लेख किया गया, अर्थात कर्तव्य और सत्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो 149 के अंतर्गत। 150 के अंतर्गत यहाँ पर खातों को रखने के बारे में कहा गया कि यहाँ पर वो खाते अर्थात अकाउंट्स रखेंगे और ऑडिट रिपोर्ट 150 के अंतर्गत कही कि ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर राष्ट्रपति को उनके द्वारा सौंपी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर इस अनुकूल यहाँ पर 148 नियुक्ति अपॉइंटमेंट का सिलेक्शन, 149 का यहाँ पर ड्यूटीज
और उसके पावर के बारे में, कर्तव्य और शक्ति के बारे में। 150 का यहाँ पर संघ के खातों में फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन के बारे में, और ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर आर्टिकल 150 के अंतर्गत उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो इसमें ध्यान रखिए 19, 25, 18 ये सारी धाराएं उनके कार्यों से संबंधित है, परंतु धारा 12 यहाँ पर अधिनियम की धारा 12 का संबंध उनके कार्य और शक्तियों से नहीं है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की है? तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक आयोग बनाया था, सरकारी आयोग जो 9 जून 1983 के अंतर्गत गठित किया गया, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता के अंतर्गत, और उसका गठन केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के अर्थात जो भी खटास आ रही उसको दूर करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए यहाँ पर इस आयोग का गठन किया, और 1988 के अंतर्गत इस आयोग के द्वारा रिपोर्ट प्रदान की गई। और इस आयोग ने सिफारिश की कि यहाँ पर सरकारों के मध्य आपसी संबंध अच्छा बनाए रखने के लिए अंतरराज्य सरकार अर्थात परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो केंद्रीय यहाँ पर अर्थात अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की सिफारिश सरकारी आयोग के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना है? तो ध्यान रखिए 2026 तक यहाँ पर ये राजस्थान विधानसभा के मत मूल्य का निर्धारण कर रखा है, वो है 129 तो 129 यहाँ पर जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंतर्गत भाग लेने वाले एमएलए का है। ध्यान रखना एमपी का नहीं है, यहाँ पर एमएलए का है 129 वोट वैल्यू। तो प्रत्येक राजस्थान के एमएलए का राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट की काउंटिंग की जाती है, तो कितना मत मूल्य गिना जाता है? 129 यहाँ पर मत मूल्य इसके अंतर्गत काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 217(a) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति किसकी सहायता प्राप्त करेगा? किसकी? अर्थात यहाँ पर बात करके वह यहाँ पर ये यहाँ पर इसकी नियुक्ति करेगा। तो ध्यान रखिए ये नियुक्ति करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह और राजस्थान के राज्यपाल की सलाह लेकर के ही ये राजस्थान के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो यहाँ पर राष्ट्र प्रमुख पद समाप्त किया गया था राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग जिन्होंने 1955 के अंतर्गत जो रिपोर्ट प्रदान की गई थी उसी के अंतर्गत यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन किया गया, और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से सभी राज्यों की श्रेणी को समाप्त करके और सभी राज्यों में जिसमें यहाँ पर अर्थात 20 श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत राज प्रमुख पद होते थे, राज प्रमुख पदों को समाप्त करके उस स्थान पर राज प्रमुख पद की जगह पर राज्यपाल अपॉइंट करने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर आंसर हो गया राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे, बिल्कुल हरदेव जोशी थे। दूसरा कथन, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बिल्कुल यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तीसरा, श्री एस वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, तो यहाँ पर ये अर्थात बिल्कुल नहीं थे। चौथा, बरकतुल्लाह खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये गलत है क्योंकि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री राजस्थान के रहने वाले वो है हीरालाल देवपुरा, और हीरालाल देवपुरा 16 दिनों तक यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985 तक वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये चौथा कथन बरकतुल्लाह खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पर निर्धारित किया गया कि अधिकतम ये सदस्य संख्या विधानसभा के 15%, जो अधिकतम यहाँ पर राजस्थान में 30 हो सकती है, परंतु कम से कम डिसाइड करने का प्रावधान रखा गया है। तो कम से कम सदस्य संख्या यहाँ पर 12 निर्धारित की गई, अर्थात कम से कम सदस्य संख्या मंत्रिपरिषद में होंगे वो कितने हो सकते हैं? 12। इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया? 12। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये तय किया गया, और इसी के आधार पर यहाँ पर ये कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 30 सदस्य मंत्रिपरिषद के राजस्थान के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल को इन्हें हटाने का अधिकार नहीं है, इसलिए इनके दोनों कथन सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की होती है, तो राजस्व मंडल इसका आंसर होगा। रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, उन्हीं के अधीन यहाँ पर उन्हीं के राजस्व कलेक्शन करने के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं, तो ये कलेक्टर के सहयोग राजस्व कलेक्शन के लिए यहाँ पर ये माने जाते हैं। तो इस तरह से तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, तो तहसीलदार की नियुक्ति ये राजस्व मंडल के द्वारा, तो आंसर इसका हो गया राजस्व मंडल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी में प्रतिस्थापित किया गया, तो 2021 के अंतर्गत यह संशोधन किया गया, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 में, और इसी के आधार पर यहाँ पर ये ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नया पदनाम प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना के शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया, तो इसके लिए 30 मार्च 2023 को घोषणा की गई कि जोधपुर के अंतर्गत ये राज्य सूचना आयोग की एक नई पीठ की स्थापना की जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए, तो राजस्थान के अंतर्गत इंदिरा रसोई योजना का यह एक टैगलाइन है कि कोई भूखा न सोए, उनको यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर न्यूनतम रुपए के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, और ये उसी की यहाँ पर टैगलाइन है इंदिरा रसोई योजना की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, ये गलत है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है, ये सही है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि 2006 के प्रावधानुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होने चाहिए, ये 4 सदस्य नहीं। अगला क्वेश्चन, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी, तो राजस्थान के अंतर्गत नरपतमल लोढ़ा ये लोकायुक्त भी रहे हैं, तो लोकायुक्त की यहाँ पर कार्य और शक्तियों के संबंध में, कार्य प्रणाली और शक्तियों के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, तो इसका संबंध हो गया लोकायुक्त। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, अर्थात यहाँ पर राजस्थान के यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में हमें यहाँ बताना है। निर्वाचन आयोग के अंतर्गत की भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 अर्थात आर्टिकल 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया, बिल्कुल राइट है। अर्थात इसका गठन ये 1994 के अंतर्गत आर्टिकल 243 के तहत या के तहत इसका गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में ये 1 सदस्य आयोग है, बिल्कुल सिंगल मेंबर यहाँ पर ये कमीशन है, इसमें 1 ही सदस्य होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 1 सदस्य आयोग का गठन करना का प्रावधान इसमें ये 1994 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन के अंतर्गत डालेंगे। बाकी आप अपनी मेंस की तैयारी को यहाँ पर जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, इसमें देरी ना करें, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिलेगा।